नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम हिंदी गद्य साहित्य की एक महत्वपूर्ण साहित्य विधा उपन्यास का स्वरूप और तत्व इस पर विचार करेंगे। द्वितीय वर्ष कला इस कक्षा के अंतर्गत 2020-21 इस वर्ष में पुनर्रचित पाठ्यक्रम के अंतर्गत DSE 1B के अंतर्गत काव्यशास्त्र इस विषय में जो विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है विभिन्न गद्य विधाओं का परिचय, अर्थात उनके स्वरूप और तत्वों का परिचय प्राप्त करना। इसी के अंतर्गत आज हम उपन्यास इस साहित्य विधा का परिचय प्राप्त करेंगे। दोस्तों, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न साहित्य विधाओं का लेखन व्यापक मात्रा में होता चला आया है। इसमें काव्य के दृष्टिकोण से अगर विचार करें तो प्राचीन काल से ही काव्य का लेखन अधिकांश मात्रा में हुआ है, किंतु 1850 के बाद आधुनिक काल में अंग्रेजों के आगमन के कारण और अंग्रेजों के प्रभाव के कारण अनेक गद्य विधाओं का विकास भारतीय साहित्य में और पर्याय रूप में हिंदी साहित्य में हुआ है। इसी के अंतर्गत एक विकसित और एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधा उपन्यास है। आज अगर देखें तो भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक लोकप्रिय और सर्वाधिक मात्रा में चर्चित अगर कोई साहित्य विधा है तो वह उपन्यास है। आज भारत भर में सर्वाधिक मात्रा में उपन्यासों का पठन और लेखन होता रहता है। इसी संदर्भ में उपन्यास भारतीय साहित्य की एक अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य विधा है। अब हिंदी में इसके विकास को लेकर अगर विचार किया जाए तो हिंदी में उपन्यास लेखन का प्रारंभ 1970 ईस्वी के बाद या 1870 ईस्वी के बाद अधिकांश रूप में हुआ है। विशेषतः भाग्यवती इस उपन्यास को हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है जिसका लेखन श्रद्धाराम फुलौरी ने किया था। इसके बाद लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखित परीक्षा गुरु उपन्यास के तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम उपन्यास कहलाता है। लेकिन हिंदी उपन्यास को संपूर्ण भारत भर में जो लोकप्रियता प्राप्त हुई है वह चंद्रकांत खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, देवकीनंदन खत्री द्वारा लिखित उपन्यास चंद्रकांता, इस उपन्यास से हिंदी उपन्यास संपूर्ण भारत भर में ही नहीं संपूर्ण विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं और यही से उपन्यास लेखन की परंपरा भारतीय साहित्य में और हिंदी साहित्य में विशेष रूप से निर्माण हुई है। हिंदी साहित्य में उपन्यास विधा के दृष्टिकोण से अगर हम विचार करें तो प्रेमचंद जी का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रेमचंद जी हिंदी के उपन्यास सम्राट और कहानी सम्राट के नाम से जाने जाते हैं और उनके उपन्यास हिंदी साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। यही कारण हिंदी उपन्यास साहित्य का वर्गीकरण प्रेमचंद जी को आधार मानकर किया जाता है। प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग, इस प्रकार से उपन्यास साहित्य का विभाजन हम कर सकते हैं। ये तो ये उपन्यास साहित्य का विकास क्रम। अब एक साहित्यिक विधा के रूप में उपन्यास का सैद्धांतिक परिचय अगर हम देखें तो उपन्यास शब्द उप जमा न्यास इन दो शब्दों से मिलकर बना है। उपन्यास शब्द उप जमा न्यास इन दो शब्दों से मिलकर बना है। यद्यपि इसका और भी अधिक विग्रह करें
तो विद्वानों का ये मानना है कि इसमें उप, नी, आस और अच, उप, नी, आस और अच इस प्रकार के 4 शब्द हैं, लेकिन इन 4 शब्दों में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, उप और न्यास। उप का अर्थ है समीप तथा न्यास का अर्थ है रखना। तो इस संदर्भ में उपन्यास शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा समीप रखना। इससे तात्पर्य यह है कि जीवन और जगत के भाव को या विचारों को समीप रखना मतलब उपन्यास है। सामान्यतः वैश्विक स्तर पर विचार करें तो 17वीं शताब्दी में उपन्यास लेखन व्यापक मात्रा में प्रारंभ हुआ है। इसे अंग्रेजी में नॉवेल तथा मराठी में कादम्बरी के नाम से जाना जाता है। गुजराती में इसे नवल कथा भी कहते हैं। उपन्यास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो सबसे पहले या शुरुआत में मनोरंजन को उपन्यास में अधिक प्रधानता दी गई है, लेकिन बाद में मनोरंजन के साथ वर्तमान विषयों का अंकन या विभिन्न प्रकार के प्रश्न, समस्या, इन सब का अंकन भी उपन्यास में महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। इसे अमरकोश में कहा गया है कि उपन्यास प्रसादनम अर्थात ऐसी रचना जो आनंदित करे वह उपन्यास है। तो अमरकोश में या अमरकोश का ये मानना है कि जो आनंद देने वाली रचनाएं हैं उसे सामान्यतः उपन्यास माना जाता है, लेकिन केवल आनंद देना ही उपन्यास का काम नहीं है, बल्कि आनंद के साथ वर्तमान जीवन, वर्तमान विषय या विभिन्न प्रकार का जीवन विषय इनको व्यक्त करना, समस्याओं को व्यक्त करना, ये भी उपन्यास का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। वैसे उपन्यास एक दीर्घ कथात्मक गद्य साहित्य है। इसमें एक बड़ी कथा होती है। सामान्यतः नायक, नायिका और कुछ सहनायक, सहनायिका, खलनायक इन पात्रों से मिलकर इसकी कथा बनाई जाती है और कथा का अधिक विकास उपन्यास में अपेक्षित होता है। सामान्यतः नायक या नायिका के जीवन की अनेकविध घटनाओं का, अनेकविध प्रसंगों का दीर्घ कथानक या अनेकविध घटनाओं प्रसंगों का विस्तार से अंकन उपन्यास में किया जाता है। यही कारण है कि उपन्यास एक दीर्घ कथात्मक साहित्य है। दूसरा, इसमें जीवन के प्रतिनिधि पात्र अधिकांश रूप से लिए जाते हैं। वैसे अनेक देखा जाए तो उपन्यास की कथा वस्तु ऐतिहासिक, पौराणिक आदि संदर्भों में भी हो सकती है, लेकिन वर्तमान कालीन कथा वस्तु या वर्तमान जीवन की कथा वस्तु को उपन्यास में अधिक महत्व दिया जाता है। अब इस उपन्यास को लेकर विद्वानों में तरह तरह के मतभेद भी हमें व्यापक मात्रा में दिखाई देते हैं। सामान्यतः उपन्यास के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि मानव जीवन की काल्पनिक कथा उपन्यास है। मतलब मनुष्य जीवन में जो घटित होता है उसे कल्पना के माध्यम से या काल्पनिक रूप में व्यक्त करना उपन्यास माना जाता है, इसलिए उसे मानव जीवन की काल्पनिक कथा एक और कहा गया है। तो दूसरी ओर इसे मानव जीवन से संबंधित सुखद एवं दुखद घटनाओं का मार्मिक अंकन भी कहा जाता है, लेकिन यह अंकन मर्मस्पर्शी, मार्मिक और प्रभावी रूप से होना आवश्यक है। अब बात यह है कि इसमें मानव जीवन का विवेचन होने के कारण या मानव जीवन का अत्यंत प्रभावी वर्णन होने के कारण उपन्यास आज के साहित्य में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय विधा बन जाती है, क्योंकि वह मनुष्य जीवन के ज़्यादा निकट है, उसका मनुष्य जीवन के साथ ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है और अधिक घनिष्ठ संबंध होने के कारण वह मनुष्य जीवन के विभिन्न पक्षों का अंकन उपन्यास में करता है या किया जाता है।
अब उपन्यास के स्वरूप को समझते हुए हम उपन्यास की कुछ परिभाषाओं का भी अध्ययन करेंगे। यद्यपि अनेक विद्वानों ने इसे परिभाषित करने का प्रयत्न किया है, अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी है, तो इनमें से कुछ प्रमुख परिभाषाओं पर हम नज़र डालते हैं। पहली परिभाषा भारत के प्रख्यात पंडित डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कहना है, उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। उपन्यास मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा है। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर दास जी ने काल्पनिकता को ज़्यादा महत्व दिया है। दूसरे H.G. वेल्स नामक पाश्चात्य विद्वान हैं। इनका कहना है कि उपन्यास अधिकांशतः रिक्त मस्तिष्क और रिक्त समय के लिए उपयोगी मनोरंजन की वस्तु है। H.G. वेल्स के अनुसार उपन्यास रिक्त मस्तिष्क, अब रिक्त मस्तिष्क से तात्पर्य है खाली समय और खाली दिमाग, इनके लिए उपयोगी मनोरंजन की वस्तु के रूप में वेल्स ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन उपन्यास केवल मनोरंजन की वस्तु नहीं है, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में देखा था कि किसी भी साहित्य का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं होता। मनोरंजन के साथ वर्तमान प्रश्न, जीवन, समस्या, इनका अंकन भी उपन्यास या अन्य साहित्यों में कम अधिक मात्रा में होता ही रहता है। तीसरी परिभाषा है रिचर्ड बर्टन की। रिचर्ड बर्टन का कहना है कि उपन्यास समसामयिक समाज और उसके मंगलकारी तत्वों का वह व्यापक अध्ययन है जो प्रेम तत्व की संचालिका शक्ति से अनुप्राणित रहता है। यहाँ बर्टन जी का अभिप्राय ये है कि उन्होंने उपन्यास में समसामयिक चित्रण को महत्व दिया है, या समसामयिक समाज के चित्रण को वे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, तो दूसरी ओर उसमें जीवन के व्यापक अध्ययन को महत्व देते हैं। तो तीसरी बात, उसका संचालन प्रेम की शक्ति से या प्रेम की संचालिका शक्ति से मानते हैं। चौथी परिभाषा है हिंदी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का ये कहना है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना तथा उसके चरित्रों को स्पष्ट करना उपन्यास का मूल कृत्य है। तो प्रेमचंद जी उपन्यास में मानव चरित्र को सर्वाधिक प्रधानता देते हैं या मनुष्य चरित्र को अधिक महत्व देते हैं। लेकिन बाद के उपन्यासों पर अगर हम नज़र डालें तो अनेक प्रकार के आंचलिक उपन्यास जिसमें नायक के रूप में किसी अंचल विशेष को लिया गया है, फिर भी प्रेमचंद की परिभाषा काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगली परिभाषा है बाबू गुलाब राय जी की। बाबू गुलाब राय का कहना है कि उपन्यास कार्यकारण श्रृंखला में बंधा हुआ वह गद्य कथानक है। मतलब बाबू गुलाब राय उपन्यास को गद्य कथानक मानते हैं। पहली बात कि वह गद्य कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार तथा पेचीदगी के साथ, तो दूसरी बात उन्होंने कही, पहली बात उन्होंने कही थी कि उपन्यास गद्य कथानक है। दूसरा, इसमें एक अपेक्षित विस्तार या अपेक्षाकृत अधिक विस्तार और पेचीदगी होती है। तो जिसमें अपेक्षाकृत अधिक विस्तार और पेचीदगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों से संबंधित वास्तविक या काल्पनिक घटनाओं द्वारा मानव जीवन का सत्य का या सत्य से रसात्मक रूप में उद्घाटन किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम बाबू गुलाब राय की परिभाषा को देखें तो उन्होंने 4-5 बातें महत्वपूर्ण बताई है। एक तो उपन्यास गद्य कथानक है, दूसरा इसमें अपेक्षित अधिक विस्तार, अपेक्षाकृत अधिक विस्तार और पेचीदगी होती है। तीसरी बात उन्होंने कही है इसमें मानव जीवन के प्रतिनिधि पात्र होते हैं और उन प्रतिनिधि पात्रों का चरित्रांकन वास्तविक और काल्पनिक घटनाओं से किया जाता है। साथ ही उसमें रस का उद्घाटन भी महत्वपूर्ण होता है। अंतिम परिभाषा डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी की है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी का ये कहना है कि युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण झांकी को प्रस्तुत करने वाला गद्य ही उपन्यास कहलाता है। युग की गतिशील पृष्ठभूमि पर सहज शैली में या
सहज शैली में स्वाभाविक जीवन की पूर्ण झांकी को प्रस्तुत करने वाला गद्य उपन्यास कहलाता है। इस प्रकार विभिन्न विद्वानों ने उपन्यास की परिभाषाएं देने के प्रयत्न किए हैं। अब इन सभी परिभाषाओं पर अगर हम विचार करें तो उपन्यास एक दीर्घ कथात्मक साहित्य है जिसमें मनुष्य जीवन का अंकन होता है। मनुष्य जीवन का अंकन वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों में हो सकता है और उसका उद्देश्य रस है। ये 3-4 बातें जो लगभग सभी परिभाषाओं में हमें देखने को मिलती है। तो ये हुआ उपन्यास का सामान्य स्वरूप। अब हम उपन्यास के तत्वों पर विचार करते हैं। भारतीय और पाश्चात्य दोनों ही काव्यशास्त्र में उपन्यास के तत्वों का गहराई से विवेचन करने का प्रयत्न अलग अलग विद्वानों ने किया है, लेकिन अलग अलग विद्वानों ने उपन्यास के अलग अलग तत्व दिए हैं। इसमें भी भारतीय काव्यशास्त्र में अलग तत्वों को प्रमुखता दी गई है, पाश्चात्य काव्यशास्त्र में अलग तत्वों को प्रमुखता दी है। एक पाश्चात्य विद्वान है जिनका नाम है हडसन। हडसन ने उपन्यास के 6 प्रमुख तत्व माने हैं: कथावस्तु, पात्र और उनका चरित्रांकन या चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली। इन 6 तत्वों को अधिकांश भारतीय और पाश्चात्य विद्वानों ने स्वीकार किया है। इसी कारण इन 6 तत्वों को ही उपन्यास के प्रमुख तत्व माना जाता है। अब हम इन्हीं 6 तत्वों का संक्षेप में परिचय प्राप्त करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला तत्व कथावस्तु। अब किसी भी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व होता है, खास करके जो कथन परक साहित्य है, इस कथन परक साहित्य का मूल तत्व कथावस्तु होता है। उपन्यास का भी मूल आधार कथावस्तु है। इसका मतलब यह है कि बिना कथा के कोई उपन्यास चल नहीं सकता या लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि उपन्यास है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, ये ऐसी साहित्य विधाएं हैं जो बिना कथा के या जिसमें बिना कथा के उनका लेखन संभव नहीं है। इनमें कथा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसी कारण उपन्यास का मूल आधार कथावस्तु है। अब उपन्यास में अनेक प्रकार की कथाओं का चयन किया जा सकता है या अनेक प्रकार की कथाएं आ सकती है। युग या काल की दृष्टि से अगर विचार किया जाए तो उपन्यास में ऐतिहासिक कथावस्तु, पौराणिक कथावस्तु, अर्थात इन दोनों को हम भूतकालीन कथावस्तु कह सकते हैं, वर्तमानकालीन कथावस्तु और भविष्यकालीन कथावस्तु। भूतकालीन कथावस्तु, वर्तमानकालीन कथावस्तु और भविष्यकालीन कथावस्तु, इस प्रकार की 3 कथावस्तु का समावेश किया जाता है। अर्थात भूतकालीन कथावस्तु में ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों ही प्रकार की कथाओं का समावेश हो जाता है। उपन्यास का विषय या उपन्यास में चित्रित समस्या, इस आधार पर अगर कथावस्तु के भेद किए जाए तो उसके अनेक भेद किए जाते हैं, जिसमें सामाजिक कथावस्तु, राजनीतिक कथावस्तु, धार्मिक कथावस्तु, प्रगतिवादी कथावस्तु, आंचलिक कथावस्तु, मनोवैज्ञानिक कथावस्तु आदि। तो लेखक इनमें से किसी भी कथा का भी प्रयोग कर सकता है। कथा संविधान के दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो कथा संविधान की दृष्टि से उपन्यास की कथा के 2 भेद किए जाते हैं: आधिकारिक कथावस्तु और प्रासंगिक कथावस्तु। जो कथावस्तु उपन्यास में प्रारंभ से अंत तक चलती है तथा जिसमें नायक महत्वपूर्ण होता है या जो नायक के जीवन से मूलतः संबंधित होती है, ऐसी कथावस्तु को आधिकारिक कथावस्तु कहते हैं और ये एक ही होती है। दूसरी ओर आधिकारिक कथावस्तु के बीच बीच के प्रसंगों को जोड़ने के लिए आधिकारिक कथावस्तु में बीच बीच में मुख्य कथा के जो घटनाएं हैं, प्रसंग हैं, इनको जोड़ने के लिए कुछ छोटी छोटी कथाओं का प्रयोग किया जाता है। उन्हें प्रासंगिक कथावस्तु कहा जाता है। इनका संबंध मुख्यतः नायक से नहीं होता, फिर भी उनका समावेश उपन्यास में किया जाता है और इनकी संख्या कितनी भी हो सकती है। मतलब ये लेखक पर निर्भर है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग कर सकता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कथावस्तु के अनेक प्रकार हैं। इसके अलावा
प्रख्यात कथा, उत्पाद्य कथा, इस प्रकार से भी कथा वस्तु के भेद किए जा सकते। प्रख्यात कथा का मतलब है कोई पौराणिक कथा, प्राचीन कथा या प्रसिद्ध कथा। उत्पाद्य कथा मतलब लेखक द्वारा निर्माण की गई काल्पनिक कथा। या तीसरा एक इसमें भी आता है मिश्र कथा। मिश्र कथा से तात्पर्य है काल्पनिक और निर्माण की गई, इन दोनों का मिश्रण करके भी कथा का प्रयोग किया जाता है। मतलब उपन्यास में विभिन्न प्रकार की कथाओं का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कथा निसंदेह उपन्यास का सबसे प्रमुख तत्व है। अब इस कथा के विकास के दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाए तो उपन्यास में कथा का विकास एक विशिष्ट पद्धति से होता है, जिसमें सामान्यतः उसकी 5 अवस्थाएं मानी जाती है। यह है प्रारंभ, प्रयत्न, विकास, चरम सीमा और अंत। प्रारंभ, प्रयत्न, विकास, चरम सीमा और अंत, इन 5 अवस्थाओं के माध्यम से उपन्यास की कथा वस्तु का विकास होता है। और ये कथा वस्तु अत्यंत सुगठित, स्वाभाविक, रोचक, आकर्षक, प्रभावी आदि प्रकार की होनी आवश्यक होती है। तो ये सभी उसकी कथा की प्रमुख विशेषताएं मानी जाती है। दूसरा है चरित्र चित्रण। उपन्यास में पात्र और उनके चरित्र चित्रण का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि कथा है तो पात्र आएंगे, पात्र आएंगे तो उनका चरित्र आ जाएगा। तो यही कारण है कि उपन्यास में जितनी कथा महत्वपूर्ण है उतने ही पात्र और उनका चरित्रांकन भी महत्वपूर्ण है। उपन्यास में बड़ी कथा होती है और बड़ी कथा होने के कारण पात्र भी अधिक संख्या में आते हैं और अधिक संख्या में पात्रों का चरित्रांकन भी किया जाता है। मतलब उपन्यास में नायक, नायिका, सहनायक, सहनायिका, खलनायक आदि प्रकार के पात्र आते हैं और लेखक अपनी आवश्यकता के अनुसार इन पात्रों के चरित्र का चित्रण कर सकता है, इन पात्रों के चरित्र को मार्मिकता के साथ अंकित कर सकता है। पात्रों के अलग अलग वर्ग भी किए जाते हैं। जैसे प्राचीन विद्वानों के अनुसार अगर हम देखें तो पात्रों के 3 भेद में माने जाते हैं: उत्तम पात्र, मध्यम पात्र और अधम पात्र। उत्तम पात्रों से तात्पर्य होता है ऐसे पात्र जो जीवन भर अच्छाई के साथ जीते हैं। तो उपन्यास में कुछ इस प्रकार के पात्रों का भी समावेश किया जाता है। मध्यम पात्र जो शुरुआत में बुरे होते हैं लेकिन बाद में अच्छे हो जाते हैं, उन्हें मध्यम पात्र कहते हैं। इस प्रकार के भी कुछ पात्र उपन्यास में आ सकते हैं। तो तीसरी और अधम पात्र, ये पात्र संपूर्णतः बुरे होते हैं, इन्हें ही हम खलनायक कह सकते हैं। ऐसे भी कुछ पात्र उपन्यास में निसंदेह आ सकते हैं। दूसरी ओर उपन्यास में जो पात्र आते हैं, इन पात्रों का प्रमुख पात्र और गौण पात्र इस प्रकार से भी विभाजन किया जा सकता है और इन पात्रों का चरित्र भी अत्यंत मार्मिकता के साथ या प्रभावी रूप से अंकित करना उपन्यासकार के लिए आवश्यक होता है। अब किसी भी उपन्यास में जो पात्रों का चरित्र अंकित किया जाता है वह किस प्रकार से जाता है, तो चरित्र चित्रण की कुछ प्रणालियां हैं, पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग उपन्यासकार अपने उपन्यास में करता है। तो वे प्रणालियां इस प्रकार है। पहली प्रणाली है या पहला चरण है कि वह उपन्यासकार अनेक बार स्वयं अपनी ओर से पात्रों की कुछ चरित्रगत विशेषताओं को अंकित करता है। मतलब लेखक स्वयं पात्रों की कुछ विशेषताएं बताता है। दूसरा मार्ग है, दूसरी पद्धति है कि अन्य पात्रों के माध्यम से किसी पात्र का चरित्र सामने आता है। मतलब दूसरे पात्रों के माध्यम से उनकी चर्चा, उनकी बातचीत के माध्यम से किसी अन्य पात्र का चरित्र सामने आता है। तीसरी पद्धति है कि पात्र जो काम करता है या जो बातें करता है तो उसके द्वारा कही गई बात या उसके द्वारा किए गए कामों के माध्यम से भी उसका चरित्र सामने आता है। चौथा है पात्रों के आपसी संबंधों के माध्यम से भी पात्रों का चरित्र सामने आता है। और पांचवा है
पात्रों के मनोविश्लेषण के द्वारा भी, पात्रों के मानसिक विश्लेषण या मनोविश्लेषण के द्वारा भी उसकी विशेषताओं को सामने लाया जा सकता है। तो ये 4-5 पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग करके उपन्यासकार पात्रों के चरित्र का अत्यंत मार्मिकता के साथ या प्रभावी रूप से अंकन अपने उपन्यास में कर सकता है। अब इस चरित्र चित्रण में भी कुछ विशेषताओं का होना आवश्यक माना जाता है, जैसे कि पात्रों का चयन स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, मार्मिक रूप से होना चाहिए, प्रभावी रूप से होना चाहिए, साथ ही उनमें स्वाभाविकता, मौलिकता, आकर्षकता, सजीवता, प्रभावात्मकता आदि गुण या आदि विशेषताएं होना बहुत आवश्यक होता है। ये हुआ दूसरा तत्व, पात्र और उनका चरित्र चित्रण। उपन्यास का तीसरा प्रमुख तत्व है कथोपकथन। कथोपकथन से तात्पर्य है संवाद, बातचीत, वार्तालाप। इसे अलग अलग शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसे डायलॉग कहते हैं। अब कथा है, पात्र भी है, तो पात्रों के बीच बातचीत या संवाद भी आवश्यक है, क्योंकि हमने देखा उपन्यास में एक बड़ी कथा है, साथ में अनेक पात्र है, दीर्घ पात्र है, अधिक पात्रों की संख्या है। ऐसी परिस्थिति में उनके संवादों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान उपन्यास में माना जाता है और उनके संवादों को ही कथोपकथन कहा जाता है। अब इस कथोपकथन के अनेक कार्य हैं, लेकिन इनमें से प्रमुख कार्य इस प्रकार है। कथोपकथन का पहला काम है उपन्यास की कथा वस्तु का विकास करना, क्योंकि उपन्यास की जो कथा है लेखक अपनी ओर से केवल कथा का प्रारंभ करता है, लेकिन उस कथा को आगे ले जाकर विकसित करने का काम पात्र और उनके संवाद करते हैं। इसलिए संवादों का कथा विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरी बात, पात्रों के चरित्र को साकार कर। अनेक पात्र हैं, उनकी बातचीत, उनके संवाद, इस माध्यम से हमें पात्रों के चरित्र का परिचय या पात्रों के चरित्र को हम समझ सकते हैं। तीसरा है विभिन्न प्रकार की घटनाएं या प्रसंग जो उपन्यास में आए हैं, इनमें परस्पर संबंध या संगति निर्माण करने की दृष्टि से भी कथोपकथन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। और चौथी बात है उपन्यासकार के उद्देश्य को साकार करना, क्योंकि उपन्यास में उपन्यासकार स्वयं निवेदन के रूप में या स्वयं अपने उद्देश्यों को व्यक्त नहीं करता, बल्कि वह अपने उद्देश्यों को किसी पात्र की बातचीत के माध्यम से या उसके संवादों के माध्यम से व्यक्त करता है। इस कारण उपन्यास में संवादों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये संवाद जो है वह एक तो पात्रों के अनुकूल होने चाहिए, मतलब जिस प्रकार के पात्र हैं, अगर ग्रामीण पात्र है तो उनके संवाद ग्रामीण होंगे, शहरी पात्र है तो उनके संवाद शहरी होंगे। दूसरी चीज, संवाद परिस्थिति के अनुकूल होने चाहिए, मतलब जिस प्रकार की परिस्थिति, अगर आनंद की परिस्थिति है तो संवाद में भी वो आनंद दिखाई देना चाहिए, अगर दुख की परिस्थिति है तो कथोपकथनों में भी वह दुख या करुणा का भाव होना बहुत जरूरी है। इस कारण पात्र और परिस्थिति इन दोनों में को ध्यान में रखते हुए संवादों का लेखन करना उपन्यास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ संवादों में स्वाभाविकता, सार्थकता, सरलता, सजीवता, प्रभावात्मकता आदि गुण होने आवश्यक है। लेखक को संवादों में झूठा या व्यर्थ का पांडित्य प्रदर्शन नहीं करना है। यह हुआ उपन्यास का तीसरा तत्व, कथोपकथन। उपन्यास का चौथा तत्व है देशकाल वातावरण। देशकाल वातावरण से तात्पर्य है देश और कालगत वातावरण, मतलब समय और स्थानगत वातावरण। अब किसी भी कथा को अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टिकोण से वहाँ के वातावरण का चित्रण करना भी बहुत आवश्यक होता है। इसे परिवेश चित्रण भी कह सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का जीवन अपने आसपास के परिवेश में घटित होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, मनुष्य और अपने आसपास का परिवेश अर्थात प्रकृति, इनका अत्यंत घनिष्ठ संबंध होता है। इसी कारण किसी भी मनुष्य का
जीवन में जो परिवर्तन आया है, वो बना है या बिगड़ा है, ये सारा जो प्रभाव है वह काफ़ी मात्रा में उसके आसपास के परिवेश पर भी निर्भर करता है। यही कारण है कि उपन्यास में अपने आसपास के परिवेश का अंकन या अपने आसपास के वातावरण का चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, और यही कारण है कि उपन्यास में व्यापक मात्रा में या विस्तार से देशकाल वातावरण का चित्रण किया जाता है। अब यहाँ देशगत वातावरण से मतलब है स्थानगत वातावरण। अगर ग्रामीण उपन्यास है तो परिवेश, प्रकृति आदि का चित्रण ग्रामीण आएगा, शहरी है तो शहरी आएगा। उसी प्रकार से समयगत वातावरण या कालगत वातावरण से तात्पर्य काल, अगर कोई वर्तमान जीवन की कथा है तो वातावरण वर्तमान आएगा, अगर कोई प्राचीन या पौराणिक कथा है तो उसमें वातावरण भी पौराणिक या प्राचीन आएगा। तो इस संदर्भ में अपने आसपास के वातावरण, मतलब कोई ऐतिहासिक कथा है तो वातावरण ऐतिहासिक होना आवश्यक है, भौगोलिक या पौराणिक कथा है तो वातावरण पौराणिक होगा, वर्तमान कालीन कथा है तो वातावरण वर्तमान कालीन होना जरूरी है, क्योंकि इसी वातावरण की उपज मनुष्य है या मनुष्य का जीवन है। इस संदर्भ में भी देशकालगत वातावरण का चित्रण करना उपन्यासकार के लिए बहुत आवश्यक है। अब इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें सामान्य रूप से अगर हम देखें तो प्रत्येक काल की रूढ़ी परंपराएं, मान्यताएं या उस समय के जो रिवाज है या उस समय के जो आचार विचार है, खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, केशभूषा है, ये सारी बातें देशकालगत वातावरण पर निर्भर करती है, और इन सब का सही सही चित्रण करना या इन सब का प्रभावी चित्रण करना उपन्यासकार में बहुत आवश्यक है। एक उदाहरण देकर भी हम इसे समझ सकते हैं कि अगर समझ लीजिए हम कोई ऐतिहासिक उपन्यास लिख रहे हैं या पौराणिक उपन्यास लिख रहे हैं, उसमें कोई रामायणकालीन प्रसंग है तो रामायण के पात्र हैं, तो रामायण के पात्र होंगे तो उनकी वेशभूषा, उनकी केशभूषा उसी संदर्भ में होनी या उस समय के रीति रिवाज उसी संदर्भ में होने आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि हमारे राम आधुनिक वेशभूषा करें, लेकिन हमारे राम आधुनिक साधनों का प्रयोग करें, हमारी सीता आधुनिक साधनों का या आधुनिक कपड़ों का प्रयोग करे, इस प्रकार से दिखाया तो वह उपन्यास हास्यास्पद बन जाएगा, शायद उसका प्रभाव नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में पात्रों का आपसी परिवेश या आसपास का परिवेश, इनमें वह पौराणिकता होना बहुत जरूरी है। इसी कारण देशकालगत वातावरण को उपन्यास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। पांचवा तत्व है भाषा शैली। उपन्यास में भाषा और शैली इन दोनों का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है, क्योंकि कोई भी साहित्य जो सामने आता है वो भाषा और शैली के माध्यम से आता है, क्योंकि कवि के भाव या विचार अमूर्त है। इन भाव या विचारों को मूर्त करने का जो साधन है वो भाषा है, और भाषा कोई भी साहित्य, कोई भी किताब जब हम सबसे पहले खोलकर देखते हैं, सबसे पहले हमारे सामने उसकी भाषा आती है। भाषा के माध्यम से ही हम साहित्य को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगर भाषा प्रभावी होगी, मार्मिक होगी, आकर्षक होगी तो उस साहित्य को हम आगे तक पढ़ते चले जा सकते हैं। अगर भाषा बहुत कठिन है, दुरूह है, समझने में मुश्किल है, तो ऐसी परिस्थिति में लेखक के भाव या विचार समझना मुश्किल हो जाता है। यही बात केवल कविता के संदर्भ में लागू नहीं होती, गद्य के संदर्भ में भी लागू होती है। यही कारण है कि उपन्यास में भाषा का निसंदेह अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, और जो उपन्यास की भाषा है न केवल सहज, प्रभावशाली, मार्मिक, आकर्षक होनी चाहिए, बल्कि पात्र, परिस्थिति इनके अनुकूल भाषा होनी चाहिए। साथ ही अगर ग्रामीण उपन्यास है तो भाषा में ग्रामीणता होनी चाहिए, शहरी उपन्यास है तो भाषा में भी वह शहरी रूप या वह शहरीकरण की प्रवृत्ति जो है वह हमें होनी चाहिए। दूसरी ओर सामाजिक, यथार्थवादी, मार्क्सवादी या अध्यात्मवादी, आदर्शवादी, मनोवैज्ञानिक, आंचलिक, इस प्रकार की उपन्यास लेखन की अनेक शैलियाँ हैं। उपन्यासकार को अपने विषय के अनुसार उसके अनुकूल शैली का प्रयोग जो है वो अपने उपन्यास में करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर शैली अनुकूल नहीं होगी तो उपन्यास का प्रभाव भी घट सकता है। अब अंत में उपन्यास का अंतिम तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य से तात्पर्य है किसी भी रचना का मूल बिंदु,
किसी भी रचना का केंद्रीय विचार, केंद्रीय भाव या कथ्य जो होता है उसे सामान्य शब्दों में उद्देश्य कहा जाता है। अब कोई भी रचना निरुद्देश्य नहीं होती, क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है जो निरुद्देश्य कोई कार्य करता ही नहीं है। इसी कारण मनुष्य के प्रत्येक लेखन के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहते हैं। और उपन्यास तो एक दीर्घ रचना है, बड़ी रचना है। ऐसी परिस्थिति में उपन्यास लेखन के पीछे उपन्यासकार का कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य रहता है, और यही उद्देश्य उपन्यास को एक महत्वपूर्ण दिशा प्रदान करता है या उपन्यास को एक लोकप्रियता प्रदान कर सकता है। अब उपन्यास के अनेक उद्देश्य माने जा सकते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख उद्देश्य यह है कि उपन्यासकार अपना कोई विशिष्ट दृष्टिकोण या अपना कोई विशिष्ट उद्देश्य उपन्यास के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है, इसलिए ये भी उसका एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। दूसरा, उपन्यासकार उपन्यास के माध्यम से जीवन के संबंध में कुछ संदेश या उपदेश देने की कोशिश भी कर सकता है, इसलिए इसे भी उपन्यास का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। तीसरा है, मानव जीवन के जो विभिन्न आदर्श है या मानव जीवन के जो विभिन्न नैतिक मानदंड है, इनको स्थापित करना, इनका प्रतिपादन करना भी उपन्यास का एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। चौथा है, मानव जीवन के सत्य का उद्घाटन करना, ये भी उपन्यास का एक प्रमुख उद्देश्य माना जा सकता है। इसके अलावा आधुनिक संदर्भ में अगर हम देखें तो मनुष्य जीवन का मार्मिक चित्रण करना या मनुष्य जीवन की जो विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं, समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, इनको मार्मिकता के साथ अभिव्यक्त करना, ये भी उपन्यास का एक प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इस प्रकार उपन्यास के अनेक उद्देश्य हैं, इसमें से लेखक या उपन्यासकार अपने विचारों के अनुसार या अपनी कथा के अनुसार एक उद्देश्य को लेकर अपने उपन्यास को अभिव्यक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ एक बात महत्वपूर्ण ये है कि उसे अपने उद्देश्यों का कथन अत्यंत प्रभावी रूप से या अत्यंत मार्मिक रूप से करना बहुत आवश्यक है। अगर वह उसका कथन प्रभावी रूप से नहीं करता है तो वह उद्देश्य हास्यास्पद बनने की संभावना भी रहती है। इस कारण अपने उद्देश्यों का प्रतिपादन करते समय उपन्यासकार को पूरी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस प्रकार कथावस्तु, पात्र और उनका चरित्र चित्रण, कथोपकथन, देशकाल वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली, ये उपन्यास के प्रमुख 6 तत्व माने जाते हैं। तो ये हुए उपन्यास का स्वरूप और तत्व। धन्यवाद।